So hey guys, welcome back on my YouTube channel Learn with Fun Biology. So here I am Rani Goswami. आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हूँ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में. So be stay tuned with my YouTube channel for so many more content for your NEET examination. अनअकैडमी पे फॉलो कर लो. क्लास है आज 3 बजे. आज हम डाइसेक्शन करने वाले हैं MCQ का. सो रेडी फॉर दैट क्लास. चलो अभी शुरू करते हैं फटाफट से. अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी क्या लिखा है, क्या होती है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. ब्रीथिंग का मतलब क्या है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन. सो देखो बेटा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में एक होते हैं इंस्पिरेशन, दूसरा होता है एक्सपायरेशन. सबसे पहले मैं समझाऊंगी होती कैसे है ये मूवमेंट ऑफ ब्रीथिंग, शुरू कैसे होता है. द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर. सो एक तरीके का प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट करा जाता है, क्रिएट किया जाता है एटमॉस्फेयर और लंग्स में, जिससे कि एयर जो अंदर और बाहर मूवमेंट कर सके. ठीक है, अभी एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझना शुरू करते हैं. द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरीड आउट बाय द क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर. Inspiration can occur if the pressure within the lungs, that is the intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure. इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इंस्पिरेशन कब होगा, जब लंग्स के अंदर प्रेशर जो है वो कम होगा. मतलब कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जब कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में, तो होता है इंस्पिरेशन, और इसका जस्ट उल्टा होगा एक्सपायरेशन में. तो एक ही चीज याद रखो तो दूसरी चीज इजिली याद हो जाएगी. अच्छा, अभी एक मेथड से इसको याद करवाती हूँ. अगर आपके पास कोई चीज कम है तभी तो बाहर से लोगे ना. लाइक अगर हमारे लंग्स में एयर कम है, जब उसका प्रेशर कम है तभी तो हम एटमॉस्फेयर से एयर लेंगे, अदरवाइज हमें लेने की कोई जरूरत ही नहीं है. और जब हमारे लंग्स में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो हम एक्सपायरेशन कर देते हैं. ठीक, इतनी बात समझ में आई. सो पहले बात हो रही थी सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन की. सो इंस्पिरेशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा. तो इसको बोलेंगे कि देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर in the lungs with respect to atmospheric pressure. Similarly, expiration takes place when the intrapulmonary pressure is higher than. So याद रखो, अपने एनसीईआरटी में यहाँ कोने पे लिख लो कि एक्सपायरेशन कब होगा, जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होगा. ठीक है, चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो. ठीक है, यहाँ पर लिख लो. The diaphragm and a specialized sets of muscles. कौन कौन सी स्पेशलाइज सेट होता है मसल्स का, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल बिटवीन द रिब्स. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि डायफ्राम एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती है रिब्स के बीच में, वो रेस्पायरेशन में, मतलब कि ब्रीथिंग में हेल्प करती है. रेस्पायरेशन में नहीं, बेसिकली ब्रीथिंग में हेल्प करती हैं. इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम. इंस्पायरेशन की शुरुआत कैसे होगी, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा. अभी देखो डायफ्राम की नॉर्मल शेप क्या होती है बच्चों, नॉर्मल शेप होती है ये. जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ज्यादा एरिया अंदर बन जाएगा एयर आने के लिए. ठीक है, सो इस वाले डायग्राम से समझते हैं. जब इंस्पायरेशन होगा, एयर जब एंटर करनी होगी लंग्स में, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, मतलब कि डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाएगा. ठीक, और ये जो रिब्स और स्टर्नम है ये आगे की तरफ चौड़ जाएंगे. आप अभी सांस लेकर देखो, इंस्पिरेशन करके देखो, आपको फील होगा कि आपके रिब्स और स्टर्नम जो है वो साइज में बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. और जब ये आगे की तरफ का साइज बढ़ेगा और ये नीचे की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ पर एरिया ज़्यादा हो जाएगा. दैट मीन्स कि जो थोरेक्स का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा एयर हमारे लंग्स के अंदर आ पाएगी. ठीक है, प्रॉपरली यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को. The contraction of external intercostal muscles lifts up the ribs. तो जब external intercostal muscles contract करती हैं तो ये क्या करता है, ये ribs को lift up कर देता है, मतलब कि ऊंचा कर देता है. तो ये lift up किसने किया, ribs को lift up करने का काम था external intercostal muscle का. Sternum causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis. So ये axis क्या है, this is the dorsoventral axis. So ये increase हो गई, अब ज़्यादा से ज़्यादा air अंदर आ सकती है. The overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in the pulmonary volume. तो देखो thoracic volume is equals to pulmonary volume. ये बात अपनी कॉपी पर नोट कर लो. thoracic volume बढ़ेगा तो pulmonary volume भी बढ़ेगा.
ठीक है, तो ये बात अच्छे से अगर आपको याद रहेगी तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं हम लंग्स के लिए, और थोरेसिक मतलब कि जो चेस्ट कैविटी होती है। सो जब हम चेस्ट कैविटी की साइज को इंक्रीज कर रहे हैं, लाइक उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा। एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर to less than the atmospheric pressure which forces the air from outside to move into the lungs. So जैसे ही यहाँ का साइज बढ़ा, अगर देखो, अगर एक घर में लाइक आपने कोई बहुत बड़ा सा घर ले लिया, एक बहुत अच्छे मेथड समझाती हूँ, ठीक है। जब आपके पास एक छोटा सा घर था तो उसमें आपके पास जो सामान था वो आपको ज़्यादा लग रहा था, बट अगर आपने बहुत बड़ा घर ले लिया तो अभी जो सामान है ये आपको लगेगा कि ये सामान कम है, तो आप सामान बाहर से लेकर आओगे। ये सेम ही चीज़ हमारे ब्रीथिंग की मैकेनिज्म इंस्पिरेशन में होती है कि जब हमारी थोरेक्स का जो वॉल्यूम है जब वो कम होता है तो हमें वो एयर ज़्यादा लगती है, और जब हमारे थोरेक्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, मतलब कि जो रिब्स और स्टर्नम है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा और जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, तो यहाँ पर एरिया इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें बाहर से एयर चाहिए होगी। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। इसको कहेंगे हम इंस्पिरेशन। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकॉस्टल मसल्स रिटर्न्स द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम एंड देयर बाय पल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर डायफ्राम रिलैक्स करेगा तो वो नॉर्मल इस शेप में आ जाएगा। अगर रिब्स और स्टर्नम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिलैक्सेशन की स्टेट में आ जाएंगे, तो ये भी छोटा हो जाएगा, ये वाला जो एक्सेस है वो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी वॉल्यूम कम पड़ गया। ठीक है, सेम वही बात कि अगर आपके पास इस वाले बड़े वाले घर में बहुत सारा सामान था और आपको फिर छोटे से घर में शिफ्ट कर दिया गया, तो अभी आपको लगेगा ना कि इतना सारा सामान है, इसका क्या करूं, घर में फिट नहीं हो रहा है, तो आप इस सामान को अपने घर से बाहर निकालोगे। ठीक है, सेम चीज़ हमारे लंग्स कर रहे हैं कि उनको जब लग रहा है कि अरे अब तो बहुत ज़्यादा हो गई एयर, तो अभी वो क्या करेंगे, एक्सपायरेशन कर देंगे। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। अभी बात आती है कि अगर हमें इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन को बढ़ाना है, लाइक अगर हमें रामदेव बाबा की तरह योगा करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी एब्डोमिनल की जो मसल है उसको यूज़ करना होगा। अभी बात कैसे याद रहेगी, अगर आपको एडिशनल इंस्पिरेशन या एक्सपायरेशन करना है तो हमारी एडिशनल मसल्स ए से है, कौन सी, एब्डोमेन। सो एब्डोमेन की जो मसल्स है हमें उसका उपयोग करना होगा। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। एक हेल्दी ह्यूमन बींग्स जो है वो कितनी बार ब्रीथ करते हैं एक मिनट के अंदर, 12 से 16 बार। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर। तो जितना वॉल्यूम ब्रीथिंग मूवमेंट्स में आ रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, अगर उसको हमें जानना है तो उसके लिए हमारे पास एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्पायरोमीटर, जिसके थ्रू हम क्लिनिकल असेसमेंट कर सकते हैं पल्मोनरी फंक्शन का, कि लंग्स के जो फंक्शन है वो कैसे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कल की वीडियो में आपको समझाऊंगी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। सो वी कंटिन्यू विथ माई यूट्यूब चैनल एंड वॉच ऑल द वीडियोज़। मैं ये पूरा चैप्टर आपको एनसीईआरटी के थ्रू एक एक लाइन करके समझा रही हूँ और बहुत इजी वे में समझा रही हूँ, तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूल पाओगे। तो आपको क्या करना है, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इन चैप्टर्स की, सो वॉच दिस वीडियोस इन द प्लेलिस्ट। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर। एंड 3 बजे अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास है, 11 बजे टेलीग्राम पे क्विज है, तो बी कंटिन्यू विथ माई यूट्यूब चैनल एंड स्टे इन बोथ प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।